हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने पार्षद सीमा नियम के कंटेंट्स, उसकी विषय वस्तु के बारे में उल्लेख किया था, जिसमें नाम वाक्य और स्थान वाक्य या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का जिक्र किया था। आज हम उद्देश्य वाक्य, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उद्देश्य खंड ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जो तीसरा जो कंटेंट या जो मुख्य विषय वस्तु के रूप में जाना जाता है पार्षद सीमा नियम का, उसको हम उद्देश्य वाक्य के रूप में जानते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी या ऑब्जेक्ट क्लॉज, उद्देश्य खंड। कंपनी के सीमा नियम का जो तीसरा खंड है वो उद्देश्य खंड के नाम से जाना जाता है। इस खंड में कंपनी के उद्देश्यों को लिखा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार सीमा नियम के उद्देश्य खंड में कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं उनको एक निश्चित पैराग्राफ्स के रूप में लिखा जाता है, जिनको हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। ए, कंपनी के वे उद्देश्य जिनके लिए कंपनी समामेलित करना प्रस्तावित है। दूसरा, अन्य कोई विषय या विशेष उद्देश्य जो इन उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक माना जाता है। कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम के उद्देश्य खंड में उल्लेखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कोई भी आवश्यक कार्य कर सकती है। उद्देश्य खंड के परे जाकर किया गया कार्य कंपनी के अधिकारों के बाहर माना जाता है और इसलिए उसको व्यर्थ माना जाता है। मतलब सीधा सा है कि अगर कोई भी कार्य उद्देश्य खंड के बाहर है, उसके परिधि से बाहर का है, तो वह व्यर्थ होगा और उन कार्यों के लिए उस कंपनी को बाध्य नहीं किया जा सकता। उद्देश्य वाक्य बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उनमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं उसकी हम चर्चा करें तो जो उद्देश्य खंड की संरचना है वो कंपनी के प्रवर्तकों का दायित्व और अधिकार भी तय करती है। वे अपनी स्वेच्छा से कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र माने जाते हैं, किंतु ऐसे उद्देश्य वैध होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो इलीगल नहीं होने चाहिए और कंपनी अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं या लोकहित तथा लोक नीति के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी का उद्देश्य जुआ खेलना अथवा सट्टे का व्यापार करना या लॉटरी निकालना हो तो ऐसी कंपनी के पंजीयन से कंपनी रजिस्ट्रार मना कर सकता है, इनकार कर सकता है। अतः कंपनी के उद्देश्य खंड को बहुत ही सावधानी से बनाना चाहिए और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली है कि उसके उद्देश्य अवैधानिक और अनैतिक नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, कंपनी के उद्देश्य कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। तीसरा, कंपनी के उद्देश्य देश के सामान्य राजनियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। कंपनी के जो उद्देश्य हैं वो लोकहित तथा सार्वजनिक हित के विरुद्ध भी नहीं होने चाहिए। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और सुपरिभाषित होने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य खंड में कंपनी के अधिकार भी लिखे नहीं जाने चाहिए। अधिकार और दायित्व प्रदान करने वाला निश्चित माना जाता है, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से अधिकारों के रूप में उसको नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट जो बात ध्यान रखने की है वह है कि इसमें कुछ चुने हुए शब्दों एवं कानूनी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे उद्देश्य अनेक अर्थों में न समझे जाएं। उसका दूसरी भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो उन शब्दों का दूसरा मतलब ना निकाला जाए, इसलिए कुछ चुने हुए शब्दों और कानूनी भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि कंपनी के उद्देश्य कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप ही लिखे जाने चाहिए। इसके अलावा उद्देश्य खंड में औचित्यता, वायबिलिटी को भी बनाए रखना आवश्यक है। उद्देश्य खंड पूर्ण तथा विस्तृत होना चाहिए। उद्देश्य खंड में न तो कठोरता हो, न तो रिजिडिटी होनी चाहिए, न लचर या स्पष्टता। स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। और जो ध्यान रखने की जो अंतिम और इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनी के उद्देश्यों को सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है। तो बहुत सावधानी से और ध्यान देकर उद्देश्य खंड की रचना की जानी चाहिए। कंपनी का जो सीमा नियम है बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है।
और उस सीमा नियम में भी सीमा नियम का जो उद्देश्य वाक्य है, तीसरा खंड है जो उद्देश्य खंड, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए कभी कभी सीमा नियम के महत्व से ज़्यादा उद्देश्य खंड का महत्व हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य खंड का कंपनी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके आधार पर ही कंपनी के अधिकार और दायित्व निर्धारित होते हैं। इससे ही कंपनी के ऋणदाताओं, निवेशकों आदि के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है। अतः उद्देश्य खंड का बहुत अधिक महत्व है, जिनको हम विभिन्न बिंदुओं में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य तो है, महत्व तो है कंपनी के उद्देश्यों का, कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। उद्देश्य खंड का सबसे ज़्यादा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो महत्व है वो कंपनी के स्वयं के लिए ही है। यह खंड कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित कर देता है। इसमें कंपनी के मुख्य, सहायक और अन्य या पूरक उद्देश्य दिए हुए रहते हैं। कंपनी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अपना कार्य करती है और दिग्भ्रमित होने से बची रहती है। तो कंपनी के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए सबसे अधिक महत्व है। दूसरा जो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट जो महत्व माना जाता है वो है कंपनी के क्षेत्र का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ द कंपनी। उद्देश्य खंड कंपनी के क्षेत्र को निश्चित कर देता है। व्यापारिक कंपनियों को छोड़कर शेष कंपनियों को अपने उद्देश्य खंड में उस राज्य या उन राज्यों का नाम भी लिखना पड़ता है जिनमें कंपनी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करेगी। इस प्रकार कंपनी का हर प्रकार से कार्य क्षेत्र का निर्धारण उद्देश्य वाक्य कर देता है। तीसरा जो महत्व है वो निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने का है, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स। किस प्रकार से? हम सभी जानते हैं कि एक कंपनी में बहुत सारे निवेशक अपनी पूंजी निवेश करते हैं और उद्देश्य खंड से निवेशकों को सुरक्षा प्राप्त होती है। कोई भी निवेशक जब कंपनी के अंश खरीदने का प्रार्थना पत्र देता है या अंश खरीदता है तो वह कंपनी के उद्देश्य खंड से संतुष्ट होकर ही अपना पैसा लगाता है या लगाना चाहता है। दूसरी ओर कोई भी कंपनी अपने उद्देश्य खंड में सामान्यतः परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि वो शेयर होल्डर से परमिशन ना ले ले, शेयर होल्डर से पूछ ना ले। इस प्रकार निवेशक जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी में धन का निवेश करता है वह भी उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। अतः निवेशक उन उद्देश्यों में धन लगाने को जोखिम उठाने से पहले ज्ञात कर लेता है तथा अपने धन को उसी कंपनी में लगाता है जहां उसके धन को सर्वाधिक सुरक्षा प्राप्त हो। इस प्रकार कंपनी के अंशधारी को उद्देश्य वाक्य से निश्चित रूप से सुरक्षा प्राप्त होती है। फिर बात आती है ऋणदाताओं को सुरक्षा की, प्रोटेक्ट्स क्रेडिटर्स। उद्देश्य वाक्य ऋणदाताओं को भी निश्चित रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार से जैसे अंशधारियों को सुरक्षा देता है, उद्देश्य खंड में कंपनी के ऋणदाताओं को भी निश्चित ही सुरक्षा प्राप्त होती है। ये उद्देश्य खंड के आधार पर पहले ही यह ज्ञात कर लेते हैं कि उनके द्वारा उपलब्ध किया जाने वाला धन किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाएगा, उसमें कितनी जोखिम होगी। इस प्रकार ऋणदाता अपने ऋणों की जोखिम का पहले से ही आकलन कर लेते हैं और उन्हीं संस्थाओं को ऋण देते हैं जिनके उद्देश्य सुरक्षित होते हैं, जोखिम से रहित होते हैं या शुद्ध होते हैं। इस प्रकार से उद्देश्य वाक्य ऋणदाताओं को भी पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। उद्देश्य वाक्य आर्थिक केंद्रीयकरण पर भी रोक लगाता है। ये जो आर्थिक केंद्रीकरण है, रेस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, कंपनी के उद्देश्य वाक्य से आर्थिक केंद्रीकरण पर निश्चित रोक लगती है। क्योंकि एक कंपनी वे ही कार्य कर सकती है, उन्हीं वस्तुओं का निर्माण कर सकती है जो उस कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। कंपनी अपनी स्वेच्छा से अपने उद्देश्य वाक्य से, उद्देश्य खंड से बाहर नहीं जा सकती। इसके कारण किसी एक कंपनी के पास आर्थिक केंद्रीकरण नहीं हो पाता और इस प्रकार से आर्थिक केंद्रीकरण पर भी काफ़ी हद तक रोक उद्देश्य वाक्य के द्वारा लगती है। उद्देश्य वाक्य का एक महत्व यह भी है कि इससे संचालकों पर नियंत्रण रहता है, कंट्रोल ओवर डायरेक्टर्स। संचालक, जैसा कि हम पहले जानते आए हैं
पहले भी हमने अध्ययन किया है कि संचालक कंपनी की ओर से काम करते हैं, अतः वे कंपनी के एजेंट माने जाते हैं। यदि कोई एजेंट अधिकारों के बाहर कार्य करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अतः संचालक वे ही कार्य कर सकते हैं जो कंपनी के उद्देश्य खंड में दिए गए हों और कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों। यदि वे इस अधिकार सीमा के बाहर जाकर कार्य करेंगे तो उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। इस प्रकार उद्देश्य खंड संचालकों की क्रियाओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। तो इस आशय में भी संचालकों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से भी उद्देश्य खंड का बहुत अधिक महत्व है। बाह्य पक्षकारों को रचनात्मक सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू अदर पार्टीज। आगे हम रचनात्मक सूचना का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें भी ये बात आती है कि पार्षद सीमा नियम एक सार्वजनिक प्रलेख है। कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है या आशा की जाती है कि वह कंपनी के पार्षद सीमा नियम को, विशेष रूप से उद्देश्य खंड को देख ले, पढ़ ले, समझ ले या समझ लिया होगा और उन्हीं बातों के लिए कंपनी के साथ व्यवहार करे जिसका कि कंपनी को अधिकार है, जो कंपनी के कार्यक्षेत्र में है। यदि कोई व्यक्ति उद्देश्य खंड को नहीं पढ़ता और कंपनी के साथ ऐसा कोई अनुबंध कर लेता है जो उसके उद्देश्य के भीतर नहीं आता, तो ऐसा बाह्य पक्षकार कंपनी को अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो पार्षद सीमा नियम में लिखे गए उद्देश्यों के संबंध में यह माना जाता है कि कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले पक्षकारों को कंपनी के उद्देश्यों की जानकारी या सूचना मिल गई होगी। तो यह रचनात्मक सूचना का सिद्धांत भी कहता है और यह माना जाता है कि बाह्य पक्षकारों को सूचना हो गई है कि कंपनी के उद्देश्य वाक्य में क्या है, कंपनी किन उद्देश्यों के लिए समामेलित हुई है। और इन सारे महत्व के जो बिंदु हैं उनसे हमें स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी के उद्देश्य खंड का कंपनी के जीवन में ही नहीं बल्कि राष्ट्र हित में भी, राष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जान सकते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कंपनी देश के संसाधनों से, देश के निवेशकों के द्वारा पैसा लगाकर व्यवसाय करती है, लोकहित में काम करती है, लेकिन रजिस्ट्रार किसी भी ऐसी कंपनी का पंजीयन नहीं करता जिसके उद्देश्य विधि विरुद्ध हों या राष्ट्र हित के विरुद्ध हों या जनहित के प्रतिकूल हों। अतः इस आशय में अगर देखा जाए तो उद्देश्य खंड का बहुत अधिक महत्व है कि सीमा नियम का उद्देश्य खंड राष्ट्रीय एवं जनहित का संरक्षण करता है, जनहित का ध्यान रखता है, देश का ध्यान रखता है और देश के विरुद्ध कोई भी कार्य हो या कोई कार्य हो सकता हो, ऐसी कंपनी को समामेलन की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो मूल रूप से उद्देश्य वाक्य को चेक किया जाता है, जांचा जाता है और ये पाया जाता है कि कंपनी राष्ट्रीय हित में है, जनहित में है, तभी उसको समामेलित होने की अनुमति दी जाती है। तो स्पष्ट है कि उद्देश्य खंड का कंपनी के जीवन में देश हित में क्या महत्व है